हेलो स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में ब्रिटेन के संविधान के अंतर्गत ब्रिटिश मंत्रिमंडल का अध्ययन करेंगे। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। संसदीय शासन व्यवस्था में जो कार्यपालिका होती है वो दो प्रकार की होती है। एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है और एक वास्तविक कार्यपालिका होती है। वहाँ पे कार्यपालिका के भी दो प्रकार के प्रधान पाए जाते हैं। एक औपचारिक प्रधान रहता है, दूसरा कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका की वास्तविक जो शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो औपचारिक प्रधान के नाम पर वास्तविक कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। ब्रिटेन में सम्राट है वो औपचारिक प्रधान है कार्यपालिका का, जबकि मंत्रिमंडल है वो कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान है। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था के संदर्भ में अलग अलग विचारकों ने अलग अलग कहा है। जैसे लावेल ने इसे राजनीतिक मेहराब की आधारशिला कहा है। मंत्रिमंडल को उन्होंने मंत्रिमंडल के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण अपनाए हैं। रेमजमेर ने कैबिनेट राज्य के जहाज का परिचालक चक्कर है ये कहा है। तो मंत्रिमंडल का आशय उस राजनीतिक समिति से है जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है। यानी जो उसका राजनीतिक समिति जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग करती है उसको हम मंत्रिमंडल कहते हैं। प्रधानमंत्री का जो चयन है वो लोक सदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा उसके सहयोगी जो मंत्री हैं उनकी नियुक्ति की जाती है। ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था का जननी है ब्रिटेन। यही संसदीय शासन व्यवस्था का विकास यहीं हुआ है। अब है संसदीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं या मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की विशेषताएं हैं। ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडलीय शासन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। पहला है सम्राट की वास्तविक कार्यपालिका से पृथकता। मंत्रिमंडलीय शासन में दो प्रकार की कार्यपालिका होती हैं, वास्तविक और नामात्र की। सम्राट है वो वहाँ पे नामात्र की कार्यपालिका है, जबकि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित वो वास्तविक कार्यपालिका है। तो सम्राट और जो वास्तविक कार्यपालिका है इसमें पृथकता पाई जाती है। दोनों अलग अलग प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। अगला है व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध है। ब्रिटेन में मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के मध्य आपस में जो संबंध है वो घनिष्ठ पाए जाते हैं। जो कार्यपालिका का निर्माण, जो मंत्रिमंडल का निर्माण है वो संसद के अंतर्गत ही किया जाता है, संसद के सदस्यों में से ही किया जाता है। और विधि निर्माण व अन्य जो कार्य हैं उनमें कार्यपालिका के द्वारा जो संसद है उसका मार्गदर्शन, उसकी सहभागिता होती है। तो यहाँ पे दोनों सदन है वो आपस में एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। अगला है मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व है। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था में ये रहता है कि जो मंत्रिमंडल रहता है वो सामूहिक रूप से जो निम्न सदन रहता है संसद का उसके प्रति उत्तरदायी रहता है। ब्रिटेन में भी जो मंत्रिमंडल है वो लोक सदन के प्रति उत्तरदायी है अपने कार्यों के लिए। ये दायित्व है वो सामूहिक रूप से पाया जाता है। तो सामूहिक रूप से लोक सदन के निम्न सदन संसद के जो निम्न सदन लोक सदन उसके प्रति ब्रिटेन का मंत्रिमंडल है वो उत्तरदायी है। अगला है गोपनीयता का सिद्धांत है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भी गोपनीयता के सिद्धांत का पालन किया जाता है। मंत्रिमंडल की कार्रवाई के संदर्भ में गोपनीयता का पालन किया जाता है। अगला है मंत्रिमंडल की राजनीतिक सजातीयता। ब्रिटिश जो मंत्रिमंडल है वो राजनीतिक रूप से सजातीय होता है, यानी एक ही राजनीतिक दल के सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल में लिए जाते हैं। तो मंत्रिमंडल का जो निर्माण है वो व्यवहारतः एक ही राजनीतिक दल के सदस्यों में से किया जाता है। मंत्रिमंडल पर प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। मंत्रिमंडलीय शासन व्यवस्था की ये विशेषता है कि इसमें जो मंत्रिमंडल है उसका जो नेतृत्व किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माता, मार्गदर्शक और उसका अंत करने वाला आता है। प्रधानमंत्री के ऊपरी मंत्रिमंडल के जो जीवन और मरण है वो निर्भर करता है। जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे देता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है।
तो इस तरह मंत्रिमंडल है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। अब है मंत्रिमंडल का गठन। मंत्रिमंडल के जो गठन की प्रक्रिया है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति के साथ ही आरंभ होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट है वो लोक सदन के बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित करता है। लोक सदन में जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है उस दल के नेता को सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री पद के लिए आमंत्रित किया जाता है। सामान्यतः सम्राट की व्यक्तिगत विवेक का इसके संदर्भ में कोई महत्व नहीं है, यानी प्रधानमंत्री के जो नियुक्ति है उसके संदर्भ में सामान्य परिस्थितियों में सम्राट की इच्छा, व्यक्तिगत इच्छा व उसके विवेक का कोई महत्व नहीं होता। परंतु विशेष परिस्थितियों में जब प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे दे या प्रधानमंत्री की अचानक मृत्यु हो जाए और उनका कोई निश्चित उत्तराधिकारी नहीं हो, तब सम्राट है वो प्रधानमंत्री के चुनाव में अपना विवेक का प्रयोग कर सकता है। तो ऐसी परिस्थितियों में वह अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। किंतु सामान्यतः अब है वो अगर लोक सदन के बहुमत प्राप्त दल का जो नेता अगर मान लो स्पष्ट नहीं होता है या प्रधानमंत्री का पद रिक्त रहता है तो लोक सदन के द्वारा ही प्रधानमंत्री का पद है उसका निर्धारण किया जाता है वर्तमान समय में। और मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति है वो सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट द्वारा की जाती है लोक सदन के बहुमत दल के नेता को, और अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति की जाती है वो सम्राट के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर की जाती है। मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए आवश्यक है कि वह संसद का सदस्य हो। अगर मान लो कोई व्यक्ति मंत्रिमंडल में नियुक्त होता है और वह संसद का सदस्य नहीं है तो उसको 6 माह की अवधि में संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी रहती है, चाहे वह लोक सदन की सदस्यता प्राप्त कर ले चाहे वह राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर ले। अगर वह 6 माह में संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करने में विफल रहता है तो उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस तरह आवश्यक है कि मंत्रिमंडल के सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना। इसके बिना केवल 6 माह तक ही मंत्री रह सकते हैं। प्रधानमंत्री अपने सहयोगियों का जो चुनाव करता है उसमें चुनाव करते समय वो इन बातों का ध्यान रखता है कि दल के अंदर विभिन्न स्थितियों की व्यक्तियों की स्थिति, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और समुदायों के प्रतिनिधित्व, सदस्यों की दक्षता आदि बातों का ध्यान रखकर वह अपने सहयोगियों का चुनाव करता है। वैधानिक दृष्टि से प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति करने में एकदम स्वतंत्र होता है, लेकिन व्यवहार में उनको अनेक बातों का ध्यान रखना पड़ता है मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनकी नियुक्ति के करते समय। मंत्रिमंडल की सदस्यता निश्चित करना, उनके विभिन्न स्तर निर्धारित करना और उनके मध्य विभागों का जो वितरण करना है वो प्रधानमंत्री का प्रमुख दायित्व है। वही मंत्रियों के मध्य विभागों को बांटता है, वही उनकी संख्या बांटता है कि कितने मंत्री होंगे। किसी एक राजनीतिक दल को अगर बहुमत नहीं प्राप्त होता है तो उस समय में संयुक्त मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। संकट काल की स्थिति में राष्ट्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण किया जाता है। अब है मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। सामान्यतः मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में पर्याप्त अंतर है, ये एक दूसरे के पर्यायवाची नहीं है। पहला है मंत्रिपरिषद और जो मंत्रिमंडल में अंतर है। तो पहला है आकार संबंधी भेद। मंत्रिमंडल है उसका आकार मंत्रिपरिषद की तुलना में काफ़ी छोटा होता है। मंत्रिमंडल है वो एक छोटी संस्था है जिसमें सामान्यतः 18 से 22 सदस्यों के बीच में होते हैं, जबकि जो मंत्रिपरिषद होती है उसका आकार मंत्रिमंडल की तुलना में बड़ा होता है। उसमें सामान्यतः 70 से 90 सदस्य पाए जाते हैं। तो इस तरह मंत्रिमंडल है एक छोटी संस्था है जबकि मंत्रिपरिषद है वो बड़ी संस्था है। अगला है पद संबंधी भेद। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में ये महत्वपूर्ण अंतर है। मंत्रियों के 3 श्रेणियां पाई जाती हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री। ये 3 श्रेणियां मंत्रियों की पाई जाती हैं।
मंत्रिपरिषद में ये तीनों श्रेणियों के मंत्री हैं उनको शामिल किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल में केवल जो प्रथम श्रेणी के मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री उन्हीं को शामिल किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद वह संस्था है जिसमें तीनों श्रेणी के मंत्रियों को शामिल किया जाता है, जबकि मंत्रिमंडल वह संस्था है जिसमें केवल प्रथम श्रेणी के जो मंत्री हैं जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं उनको ही शामिल किया जाता है। तो इस तरह पद संबंधी भी इनमें अंतर होता है। अगला है वेतन संबंधी अंतर है। कैबिनेट सदस्यों का जो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनका मंत्रिपरिषद के सदस्यों की तुलना में वेतन अधिक प्राप्त होता है, जबकि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन है वो मंत्रिमंडल की तुलना में कम होता है। अगला है कार्य और शक्तियों के संबंध में अंतर है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि मंत्रिमंडल के प्रत्येक सदस्य अपने विभाग का अध्यक्ष रहता है, उनके पास कोई ना कोई विभाग होता है जिसके वो अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन मंत्री जो परिषद है उसके सदस्य कम महत्वपूर्ण होते हैं जो मंत्रिमंडल की सहायता करते हैं या वो उनको मंत्रिमंडल के कार्यों में सहायता के लिए उनको बनाया जाता है। प्रशासन के संदर्भ में समस्त बातों के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण नीति संबंधी निर्णय लिए जाते हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह के आधार पर ही लिए जाते हैं। तो प्रशासनिक नीतियों के निर्धारण में या प्रशासन की राजनीतिक या प्रशासन व्यवस्था के संदर्भ में नीति निर्धारण के संदर्भ में मंत्रिमंडल है वो महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उनके द्वारा नीति निर्धारण के कार्यों में भाग नहीं लिया जाता है। तो मंत्रिमंडल के सदस्य हैं उनका कार्य है कि वो नीतियों का निर्धारण करने में भाग लेते हैं। तो इस आधार पे मंत्रिपरिषद और मंत्री जो मंडल है उन दोनों में पर्याप्त है वो अंतर पाए जाते हैं। मुख्य रूप से ये अंतर है कि जो मंत्रिमंडल है उसमें केवल एक श्रेणी के मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, वो अपने किसी न किसी विभाग के अध्यक्ष होते रहते हैं या प्रधान रहते हैं और उनके द्वारा नीति संबंधी जो निर्णय हैं वो उनके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणी के मंत्री होते हैं, इस कारण वो बड़ी संस्था होती है और उसके सदस्य हैं वो मंत्रिमंडल की तुलना में कम महत्वपूर्ण या कम शक्तिशाली होते हैं। प्रत्येक कैबिनेट मंत्री है वो मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा, लेकिन प्रत्येक मंत्रिपरिषद का जो सदस्य है वो कैबिनेट मंत्रिमंडल का सदस्य हो ये आवश्यक नहीं है। अब है मंत्रिमंडल के कार्य व शक्तियाँ। मंत्रिमंडल के कार्य काफ़ी ज़्यादा हैं। समस्त कार्यपालिका संबंधी जो कार्य होते हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। ब्रिटेन में सम्राट की जिन शक्तियों का उल्लेख किया गया है उन सभी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल के ही द्वारा किया जाता है। तो पहला कार्य है कार्यपालिका संबंधी कार्य। मंत्रिमंडल के कार्यपालिका संबंधी कार्यों में पहला है राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करना। मंत्रिमंडल के द्वारा विभिन्न विभाग जो आंतरिक प्रशासन है या देश के अंदर है विभिन्न विभागों के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों, जबकि वैदेशिक क्षेत्रों में दूसरे देशों के संबंध में अपनाई जाने वाली राष्ट्रीय नीति का निर्धारण है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च नियंत्रण। राजनीतिक पदों से संबंधित जो पदाधिकारी होते हैं महत्वपूर्ण, उन सभी का जो चयन है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। मंत्रिमंडल के जो सदस्य रहते हैं विभिन्न विभागों के अध्यक्ष रहते हैं, तो उन विभागों का संचालन और विभागों से संबंधित सभी कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किए जाते हैं। सम्राट की समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। संसद में प्रशासन से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं या जो कार्यपालिका या सरकार की नीतियों से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आलोचना की जाती है, उन प्रश्नों का सभी का जो उत्तर है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों या संबंधित विभाग का जो मंत्री होता है उसके द्वारा ही दिए जाते हैं। मंत्रिमंडल का समन्वय कार्य। चूँकि कोई सरकार तभी अच्छे ढंग से कार्य कर सकती है जब विभिन्न विभागों में समन्वय बना रहे। ये समन्वय बनाए रखने का कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। शासन के विभिन्न विभागों में जो समन्वय बनाए रखने का कार्य है वो मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। विभिन्न विभागों में नीति संबंधी जो समन्वय है वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा बनाया जाता है। तो मंत्रिमंडल के ये समन्वयकारी कार्य हैं। अगला है व्यवस्थापन संबंधी कार्य।
व्यवस्थापन संबंधी कार्यों में, चूँकि ब्रिटेन में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका भी जो व्यवस्थापिका के कार्य हैं या जो विधि निर्माण के कार्य हैं उनमें भाग लेती है। तो विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद का नेतृत्व मंत्रिमंडल के द्वारा किए जाते हैं। सामान्यतः सभी महत्वपूर्ण जो विधेयक हैं वो मंत्रिमंडल के सदस्यों के द्वारा रखा जाता है। शासन की सर्वोच्च नीति और कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए जो आवश्यक कानून का निर्माण किया जाता है वह भी मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। संसद का अधिवेशन बुलाने और स्थगित करने का कार्य सम्राट के द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श के आधार पर किया जाता है। लोक सदन का जो विघटन होता है वो भी मंत्री परिषद के परामर्श के आधार पर सम्राट द्वारा किया जाता है। संसद के अधिवेशन में जो प्रारंभिक प्रत्येक वर्ष जो प्रारंभिक अधिवेशन होता है या प्रथम अधिवेशन होता है उसमें सम्राट द्वारा पढ़े जाने वाले जो भाषण है उस भाषण को तैयार भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिमंडल है वो विभिन्न विधेयकों का प्रारूप तैयार करता है और संसद में अपने बहुमत दल के द्वारा उस प्रस्ताव या उस विधेयक को पास कराने का कार्य भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। तो जो ब्रिटेन है उसमें मंत्रिमंडल को व्यवस्थापिका संबंधी महत्वपूर्ण कार्य भी प्राप्त हैं, यानी व्यवस्थापिका कार्यों में भी वो भागीदारी करती है। अगला है वित्तीय कार्य। राष्ट्रीय आय व्यय या राष्ट्रीय बजट का जो निर्माण का जो कार्य है वो भी मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। उसको निर्माण करके उसे संसद में स्वीकृत कराना मंत्रिमंडल का कार्य है। सामान्यतः जो बजट का निर्माण है वो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो बजट के मूल प्रस्ताव हैं वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही निश्चित किए जाते हैं। संसद में अनुदान की मांग में कटौती का जो प्रस्ताव है वो लोक सदन में मंत्रिमंडल की सहमति के बिना पास नहीं किया जा सकता। यानी अनुदान की मांग में तभी कटौती हो सकती है जब मंत्रिमंडल उससे सहमत हो। अगला है मंत्रिमंडल के अन्य कार्य। राजा के द्वारा जो उपाधियों का वितरण किया जाता है वो भी मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर किया जाता है। ब्रिटिश सम्राट जो देश विदेश में जो नियुक्ति करता है उन नियुक्तियों भी मंत्रिमंडल के परामर्श के आधार पर की जाती हैं। समाधान के जो विशेष अधिकार का जो प्रयोग सम्राट के द्वारा किया जाता है वह भी मंत्रिमंडल विशेषतः गृह मंत्री के परामर्श के आधार पर उसमें निर्णय लिया जाता है। तो ब्रिटेन में मंत्रिमंडल है उसको व्यापक शक्तियाँ प्राप्त हैं। समस्त कार्यपालिका शक्तियों का जो प्रयोग है वो मंत्रिमंडल के द्वारा ही किया जाता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन में मंत्रिमंडल है वो काफ़ी शक्तिशाली संस्था है, उसकी शक्तियाँ महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।